नमस्कार दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। क्या ये ऊपर जाने वाला है, क्या ये नीचे जाने वाला है, या फिर अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और ख़ासकर ये जो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4, 5 यानी कि डोमेस्टिक सेक्टर में जो भी सिस्टम्स हैं उनकी प्राइसिंग और उसमें लगने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि ACDB, DCDB, वायरिंग, अर्थिंग, LA, ये सब चीज़ें हैं, इनकी भी क्या प्राइसिंग होने वाली है या क्या रहती है, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो लोग भी अपने घर के ऊपर ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, समझें। क्या है कि भाई अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपके हाथ से कोई गलती नहीं होगी, या फिर कहते कि भाई आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। और वहीं अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या इंस्टॉलर हैं, तो आप भी इन वीडियोज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए, आपका कीमती समय बचेगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 किलोवाट के ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की प्राइसिंग क्या रहने वाली है वो जान लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको 6, 7, 8 या इससे बड़े सिस्टम्स की प्राइसिंग और उसकी डिटेलिंग चाहिए तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपकी रिक्वायरमेंट। मेक ए वीडियो फॉर 10 किलोवाट। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलिए वाइट बोर्ड पे ही डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई ये एक कुछ नया इक्विपमेंट है या नया गैजेट है जो आप भी हमारे वीडियोज़ में पहली बार देख रहे होंगे। एंड इट्स एन इंटरेक्टिव पैनल। क्या है कि भाई हम भी नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ अच्छे इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ वही आते हैं वाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कितने किलोवाट का। तो हमने जैसे बताया कि भाई हम किलोवाट्स की अगर बात करेंगे तो ये वाले वीडियो में हम 1, 2, 3, 4 और 5 किलोवाट की बात करेंगे ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम की। अब यहीं एक चीज़ और बता देता हूँ कि 1 से लेकर 5 किलोवाट का सिस्टम आपका सिंगल फेज़ में भी आता है और ये 4-5 किलोवाट का जो सिस्टम होता है ये 3 फेज़ में भी अवेलेबल है। अब ये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। अब आइए इन सिस्टम्स में लगने वाले जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम की कॉस्टिंग होती है उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स के साथ ही होती है। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स लगते हैं आपको भी मालूम होगा, एक होता है मॉड्यूल, फिर उसके बाद आता है इन्वर्टर जो कि उस सिस्टम का दिमाग होता है, फिर आपका आ गया मेजर पोर्शंस ACDB, फिर आपका आ गया DCDB, फिर आपका इन सिस्टम्स को लगाने के लिए यानी कि मॉड्यूल को लगाने के लिए आपका स्ट्रक्चर लगेगा, फिर आपका आ गया DC साइड की वायरिंग, आपका AC साइड की वायरिंग, फिर आपका आ जाता है LA और अर्थिंग, फिर आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर आएगा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, फिर आपका आएगा मार्जिन्स। अब ये सब तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। साथ ही में एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई इसके ऊपर लगता है टैक्सेस। तो आपका जो मॉड्यूल पोर्शन है, मॉड्यूल और इन्वर्टर पोर्शन है, उसके ऊपर आपका पड़ता है 12% टैक्स और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसमें पड़ता है 18% टैक्स। तो ये आपको पे करना होगा। साथ ही में चूँकि ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है यानी कि ग्रिड के साथ यानी कि आपके बिजली बोर्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, तो उसके लिए एक नेट मीटर लगेगा, एक जनरेशन मीटर लगेगा और एक आपको एप्लीकेशन भी करना होगा और वो एप्लीकेशन की कॉस्ट भी होती है। साथ ही में जो मीटर्स होते हैं इनका कैलिब्रेशन कह दें या फिर टेस्टिंग का भी कॉस्ट होता है, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट मीटर एक लगेगा जनरेशन मीटर और एक लगेगा एप्लीकेशन। तो ये सब चीज़ आपको लगेगी। अब ये जो है ये मोटा मोटी सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं जो एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में लगती हैं। मतलब कि इन्वर्टर हो गया, ACDB हो गया, DCDB हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया, DC साइड की वायरिंग हो गई, AC साइड की वायरिंग हो गई, LA हो गया, अर्थिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, मार्जिन, टैक्सेस, नेट मीटर, जनरेशन मीटर
और एप्लीकेशन का कॉस्ट। अब जिस हिसाब का सिस्टम साइज़ होगा उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी होगी। फिलहाल ये सब जो कंपोनेंट्स हैं इन सब की प्राइसिंग मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक SLD भी समझ लें। SLD मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम, और साथ ही में चूँकि हम सिस्टम की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ एजम्पशंस भी करने पड़ते हैं कि भाई हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं 445 वॉट पीक का मोनो पर्क हाफ कट मॉड्यूल विथ इन। ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ में यानी कि 1 मीटर बाई 2 मीटर की साइज़ में मिल जाता है ईजिली। आज की डेट में हर एक के पास होगा और ये DCR नॉन DCR दोनों में अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड साइज़ 1 मीटर बाई 2 मीटर मोनोपर्क हाफ कट में, आपको ये पूरी रेंज मिल जाएगी 430, 440, हाँ 445, 450, 480 तक ये आपको वॉट पीक मॉड्यूल ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और वहीं जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ आपका इन्वर्टर। आज की डेट में जितने भी ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर्स हैं आपको जनरली हर एक के पास 2 से लेकर अबव वाले जितने भी 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट ये जितने भी मिलेंगे उसमें आपके पास ओवरलोडिंग की कैपेसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 to मैक्सिमम 30% डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, अब देख लीजिएगा फुर्सत में। तो ये 2 एजम्पशंस करके हम ये पूरे सिस्टम की कॉस्टिंग करेंगे। आप भी जो मॉड्यूल ले रहे हैं उसका भी गणित उसी हिसाब से बैठेगा। अब चलिए मैं वो सिंगल लाइन डायग्राम आपको समझा देता हूँ क्या होता है ये पूरा सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है, मॉड्यूल आता है। अब ये मॉड्यूल को जितने आपका सिस्टम होता है उतने मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं। अब इसको बोला जाता है एरे, मतलब कि 3 मॉड्यूल हो गया, 4 मॉड्यूल हो गया तो इसको बोला जाता है एरे, RRAY। एक को बोला जाता है मॉड्यूल, ठीक है। अब ये सब जो है ये सीरीज़ में जुड़ते हैं। अब इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के एक पॉजिटिव निकलता है और एक नेगेटिव निकलता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका आगे का कार्यक्रम चालू होता है। यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट, चूँकि ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये सब जनरेट करेंगे आपका DC, तो ये जाएगा DC DB में, तो ये हो गया DC DB, DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे DC DB में आपका एक फ्यूज़ रहता है, एक SPD रहता है और एक MCB रहता है आपका DC साइड। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं DC साइड से ओवर वोल्टेज और ओवर करंट के लिए। अब यहाँ पे हो गया एक फ्यूज़, एक SPD मतलब कि सर्ज प्रोटेक्शन, और एक हो गया MCB। अभी तक जो भी निकल रहा है वो है सब DC। अब यहाँ पे सिस्टम का दिमाग आएगा। दिमाग मतलब कि आपका इन्वर्टर, हाँ वो भी ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर। ये कोई नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है आपके घर में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई शायद आपके घर में इन्वर्टर्स होंगे, लेकिन वो इन्वर्टर्स क्या है, वो सिर्फ लेने लेने का काम कर रहे हैं और आपका बैटरी में स्टोर कर रहे हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ग्रिड को दे नहीं रहे हैं, यानी कि ग्रिड को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स होते हैं ये ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, ये लेने देने दोनों का काम करते हैं। आइए वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, DC इन हुई और यहाँ से आउटपुट होगा AC का, ठीक है। तो ये ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर क्या कर रहा है, DC को AC में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो भी आउटपुट निकल रहा है वो AC में निकल रहा है, तो यहाँ पे आगे जाके एक और चीज़ लगेगा दैट इज़ ACDB। ये भी AC, इसको सेम आप समझ ही गए होंगे, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब ये भी सेफ्टी कह दें या प्रोटेक्शन डिवाइस है जो आपके सिस्टम को AC साइड से प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई ये ACDB DCDB की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई ये दोनों के दोनों प्रोटेक्शन के लिए हैं। कल को आपके इन्वर्टर को कुछ भी होता है
तो आपका इन्वर्टर वाला या आपका इन्वर्टर सप्लायर आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछने वाला है कि भाई क्या आपने ACDB या DCDB लगाया था, और उसके अंदर हो सकेगा तो वो उसके अंदर की भी रेटिंग पूछ लेगा कि भाई SPD की क्या रेटिंग थी और फ्यूज़ की क्या रेटिंग थी। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर ने जो भी DC आ रहा था उसको AC में कन्वर्ट किया और यहाँ से आपका AC आगे गया। अब यहाँ पे जाएगा ये आपका जनरेशन मीटर पे। जनरेशन मीटर मतलब कि आपके सिस्टम ने क्या जनरेट किया अभी तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हमारे अभी तक कौन कौन से कंपोनेंट्स कवर हो चुके हैं। आपका मॉड्यूल हो गया, इन्वर्टर हो गया, ACDB हो गया, DCDB हो गया, हाँ एक स्ट्रक्चर है DC साइड वायरिंग, AC साइड वायरिंग, LA अर्थिंग। चलो वो भी एक एक करके मैं आपको इस SLD में पहले समझा देता हूँ, फिर बाद में इसकी प्राइसिंग पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे जनरेशन मीटर। जनरेशन मीटर बेसिकली आपका सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है वो इंडिकेट करेगा, और ये सिंगल मतलब कि सिर्फ देने का हिसाब किताब रखता है, यानी कि इट्स नॉट ए बाई डायरेक्शनल वाला जो मीटर होता है इसके आगे होता है। तो यहाँ पे आपका लगा देता हूँ मैं आपका नेट मीटर। तो नेट मीटर क्या कर रहा है, इट्स ए बाई डायरेक्शनल, ये देने का हिसाब भी रखता है, लेने का हिसाब भी रखता है, और जो भी ले दे के बचेगा वो हो जाएगा नेट। आपने दिया ज़्यादा होगा तो आप लेंगे, आपने लिया ज़्यादा होगा तो आप पे करेंगे, तो वो चीज़ नेट मीटर ही बताएगा। साथ ही में एक और चीज़ बता दूं कि भाई जब ये सिस्टम लगेगा आपका जो पुराना वाला मीटर रहेगा उसको निकाल के ये वाला मीटर लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब कई डिस्कॉम्स में होता है कि भाई ये वाला जो पुराना जो निकाला गया होता है, चूँकि वो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो उसको उसी को यहाँ पे जनरेशन मीटर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये चेकआउट कर लीजिएगा आपकी डिस्कॉम के उधर क्या पॉलिसी है। साथ ही में एक और यहाँ पे एक आइसोलेशन स्विच या MCB भी लगाया जाता है, ये भी डिस्कॉम टू डिस्कॉम वैरी करता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो है ये SLD में आपको समझ ही आ गया होगा कि भाई पूरा रूफटॉप सिस्टम, या कहते हैं कि भाई ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम होता कैसे है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन ज़रूर आ गया होगा कि भाई ये सब तो बन रहा है, दे रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर का रिक्वायरमेंट कहाँ से और कैसे फुलफ़िल होगा। तो दोस्तों वो यहाँ से होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो जनरेशन मीटर और नेट मीटर के बीच में आपका LT पैनल होगा, और LT पैनल से ही आपके घर का कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। तो यहीं से आपका लोड कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भाई आपका जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है, दैट इज़ सोलर सिस्टम, जो भी जनरेट कर रहा है पहले वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेगा, एंड जो भी कम ज़्यादा होगा वो ग्रिड से या तो ले रहा होगा या दे रहा होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फिर कहते हैं भाई शाम के वक्त या रात के वक्त, तो वो डेफिनेटली ग्रिड से लेगा। और आपके उधर कंजम्पशन कम है, आपके उधर जनरेशन ज़्यादा है, तो वो उस वक्त यानी कि दिन के वक्त आपका एक्सपोर्ट यानी कि दे रहा होगा। तो ये देने लेने का काम जो है वो नेट मीटर कर रहा है। आपका रिक्वायरमेंट उससे पहले ही फुलफ़िल हो जा रही है, और यहाँ पे आपका आइसोलेशन स्विच है, और यहाँ पे आपका जनरेशन मीटर है। तो ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो भी जनरेट हुआ नेट मीटर से वो जाएगा आपके ग्रिड में। ग्रिड मतलब कि आपके उधर जो खंभा लगा हुआ है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। ये हो गया आपका ग्रिड। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ और थी जो मेरे को आपको बतानी थी। दैट वाज, एक तो है कि भाई अब चूँकि ये मॉड्यूल आप छत के ऊपर तो ऐसे रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर लगेगा। स्ट्रक्चर अब वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरली देखा गया है कि भाई अगर फ्लैट रूफ़ रहेगा तो सीमेंट वाले रूफ़ रहेंगे तो वहाँ पे उस हिसाब से स्ट्रक्चर रहेगा। अगर एस्बेस्टस का रूफ़ रहेगा तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर रहेगा। अगर टीन का शेड रहेगा तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के छत होते हैं, उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर भी रहता है और उस हिसाब से उसका माउंटिंग भी किया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट या मुद्दे वाली बात यह है कि भाई स्ट्रक्चर के बगैर ये सिस्टम लगता नहीं है, तो आपको इसे भी कंसिडरेशन में लाना होता है। और रही बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सब DC हिसाब किताब है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका लगेगा DC वायरिंग, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सब AC का हिसाब किताब चल रहा है, तो यहाँ तक लगेगा आपका AC वायरिंग। अब यहाँ पे
ऐसा मत कीजिएगा कि भाई यही एसी वायरिंग डीसी में भी चला लो, हाँ ऐसा मत कीजिएगा। क्या है कि भाई ये स्पेशल वायर्स होती हैं, हाँ, क्योंकि ये जो चीज़ रहती है हमेशा, ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हैं, ये चीज़ बाहर रहेगी, छत के ऊपर रहेगी, धूप रहेगा, आंधी तूफान बरसात बहुत मतलब कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी झेलते हैं। तो इसको उसी क्वालिटी XLP जो होता है, आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरे स्टैंडर्ड्स हैं अपने डीसी साइड वायरिंग के। इसको ध्यान में रख के ये डीसी साइड वायर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप एसी की वायर इधर लगाएंगे तो डेफिनेटली उसमें क्रैक्स बैठेंगे तो आगे समस्या होगी। डीसी साइड के लिए डीसी साइड वायरिंग लगाइए, एसी साइड के लिए एसी वाली वायरिंग लगाइए। अब वहीं एक और लास्ट कंपोनेंट आता है LA और अर्थिंग। तो यहाँ पे आपने भी पढ़ा होगा कि भाई टोटल जो हिसाब किताब है, यहाँ पे ये डीसी साइड का हिसाब किताब रहा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये डीसी साइड के लिए एक डीसी अर्थिंग लगती है, और यहाँ एसी साइड के लिए आपका एसी साइड का अर्थिंग आ जाता है। और साथ ही में इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक LA भी लगाया जाता है। LA मतलब कि आपका लाइटिंग अरेस्टर। तो ओवरऑल ये पूरा सिस्टम, भले ही वो 1 किलोवाट का हो, 2 किलोवाट का हो, 5 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का हो, 25 हो, 50 हो, जो भी हो, ये अगर सिंगल लाइन डायग्राम में कोई समझना चाहता है तो ये होता है। मॉड्यूल जनरेट करेगा DC-DB, फिर उसके बाद ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स, फिर उसके बाद AC-DB, फिर जनरेशन मीटर, फिर आइसोलेशन के लिए स्विच, उसके बाद नेट मीटर एंड फिर आपका ग्रिड। ये है पूरा सिंगल लाइन डायग्राम, या अगर आप नॉर्मल समझे तो ये फ्लो चार्ट भी है, ऐसा ही होता है। अब आइए, ये जितने भी एजम्पशंस हमने किए हैं, दैट इज़ हमने एजम्पशन यहाँ क्या किया था, 445 मोनोपर्क हाफ कट 1/2 स्टैंडर्ड साइज DCR, ये हम लेंगे। और इन्वर्टर की कैपेसिटी 1 से लेकर 5 किलोवाट विथ एन ओवरलोडिंग हर एक में आती है 15 से 20 और मैक्सिमम 30 डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। साथ ही में ये सब जो चीज़ें हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ही लगेगा, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, अब चूँकि आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो लगवाने का तो खर्चा, लेबर तो देना ही होगा। साथ ही में जो आपको सिस्टम बेच रहा है वो कुछ ना कुछ तो मार्जिन्स रखेगा ही रखेगा। साथ ही में आपको ये सिस्टम्स जो खरीद रहे हैं उसमें आपको टैक्सेस पे करने ही करने हैं। नेट मीटर, जनरेशन मीटर, ये आपको एप्लीकेशन का कॉस्ट, ये सब भी लगेगा। अब मैं यहाँ पे ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स के लिए एक नाम सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि है KSolRay। जी हाँ दोस्तों, ये नाम मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे होंगे अलग अलग ब्रांड्स के। मैं सिर्फ कलर्स की बात करता हूँ, लाल, पीले, हरे, नीले, काले और सफ़ेद, अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स में आ रहे हैं। बट क्या कभी आपने ये गौर किया है कि भाई कौन सा इन्वर्टर भारत में बनता है, यानी कि हमारे देश में बनता है? यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई KSolRay, इट्स मेड इन इंडिया एंड मेड इन पुणे, ठीक है। तो हमारा जो शहर है वहीं में बनता है। और वहीं पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि भाई आज तक उन्होंने, यानी कि पिछले 11 सालों में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2.7 लाख यूनिट बेचे हैं। और अगर उसी को हम किलोवाट में कितना है, मेगावाट में कितना है, तो वो देखते हैं तो टोटल निकलता है 1.45 गीगावाट्स पैन इंडिया। 1.45 गीगावाट्स, इट्स ए बिग फिगर। और साथ ही में एक और चीज़ देखिए कि भाई दे आर इन दिस मार्केट सिंस 2012। आज कितना चल रहा है, 2023। तो मतलब कि कैलकुलेशन लगाएंगे तो 11 साल से ये मार्केट में अवेलेबल है। और वहीं जैसा मैंने बताया कि भाई ये प्रोडक्शन इंडिया में ही हो रहा है, यानी कि पूना में ही हो रहा है, तो उनके पास एक पूरी R&D की टीम भी है, इन हाउस फैसिलिटी, ये तो प्रोडक्शन है ही है, और 24/7 आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उनका प्रोडक्शन यूनिट का, असेंबली यूनिट्स, और फिर आपका HV टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट यहीं पे होता है। हीट ट्रेन टेस्ट आपका यहीं पे होता है। IP65 का टेस्ट भी है, क्वालिटी पैकिंग। हाँ, अगर हम रेंज की बात करें तो उनके पास अभी जो है 1 से लेकर 60 किलोवाट तक का है पूरा रेंज, और साथ ही में उनके पास 70 से लेकर 110 किलोवाट तक की भी रेंज अवेलेबल है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि भाई आज तक उन्होंने टोटल 1.45 गीगावाट के इंस्टॉलेशंस किए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा डिस्कॉम यहाँ पे छूटा है। तेलंगाना का ट्रांसड्रेस्को, क्रेडा छत्तीसगढ़, PSPL पंजाब, NTPC साउथ दिल्ली के लिए, जेरेडा हो गया झारखंड, PGVCL हो गया आपका गुजरात, गेडा वो भी गुजरात हो गया, मेडा और MSEDCL हो गए महाराष्ट्र के लिए,
राजस्थान के लिए RREC और REL, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी ये सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो ओवरऑल ये टोटल उनका प्रोडक्ट रेंज है। एक होता है 5G Pro जो आपका 3 to 4 किलोवाट सिंगल MPPT में है। ये जो प्रोडक्ट है आपका 25 ईयर्स वारंटी 7G, ये अभी आने वाला है। साथ ही में एक और रेंज है दैट इज़ 5G Pro 1 MPPT के साथ 3 फेज़ 3, 6 और 7 किलोवाट, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया ना, 4-5 किलोवाट सिंगल फेज़ में भी है, 3 फेज़ में भी है। तो ये 1 MPPT 3 फेज़ के साथ, यहाँ 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट GTI कंपेटेबल अप टू 18 एम्प्स, यानी कि बड़े वाले जो मॉड्यूल्स हैं उन सब के लिए भी ये कंपैटिबल है। एक और अच्छा मॉड्यूल जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ 5G अल्ट्रा ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स GTI सीरीज़। ये 2 एंड 4 किलोवाट में है सिंगल MPPT। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि भाई इस वाले इन्वर्टर के अंदर आपका AC और DC-DB दोनों इनबिल्ट है। इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले। आपने सीधा सीधा जो स्ट्रिंग्स का जो आउटपुट है वो आके पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देना है एंड दैट्स ऑल, आपका काम ख़त्म। आपको अलग से AC-DB और DC-DB लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलता है कि भाई ये पूरे सिस्टम के ऊपर हमें गारंटी मिलती है, दैट इंक्लूड्स AC-DB एंड DC-DB ऑल्सो। अब आप में से जिनको भी के पूरे प्रोडक्ट रेंज के बारे में, उनके सर्टिफिकेशंस के बारे में, उनकी टेक्निकल डेटा शीट, ये पूरा कहाँ से कैसे, कौन सा डीलर है, कितने रुपए में मिलेगा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है। आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम, अता, पता, कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, इतना ही इन्फॉर्मेशन देना है। आप जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके पास ये पूरा कंप्लीट डिटेल्स पहुँच। अब आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और ये पूरा जो गणित था, हाँ, ये पूरा जो गणित था वो समझ लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमारी हैंडराइटिंग आधे लोग तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सब मैंने रनिंग हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक अच्छा सा सुंदर एक्सेल शीट भी बना रखा है। तो एक्सेल शीट मैंने प्रॉपरली आप लोगों के लिए बनाई है। ये जो लिखा हुआ है दैट इज़ 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट सिस्टम है। और साथ ही में इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, इन्वर्टर टैक्स मैंने बोला था 12% लगेगा, इन्वर्टर का कॉस्ट राउंड ऑफ करेंगे इतना होगा। मॉड्यूल का रेट लिखा हुआ है, इन्वर्टर मॉड्यूल पर किलोवाट रेट क्या रहेगा, स्ट्रक्चर, AC-DB, LA, अर्थिंग वायर, ट्रांसपोर्टेशन, सिविल वर्क, टोटल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, टोटल अप्रूवल्स का कॉस्ट, नेट मीटर और जनरेशन मीटर, ये टोटल कितना रहेगा, सब्सिडी कितनी मिल सकती है, नेट आपको कितने रुपये में बैठेगा, सिस्टम जनरेशन कितना करेगा, रेट के हिसाब से आपकी सेविंग कितनी होगी, आपका रिटर्न्स कितना होगा और आपका कितने सालों में आपका पैसा वसूल होगा, ये सब हमने इस एक्सेल शीट में लिखा हुआ है। तो आइए एक एक करके वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। और ये चीज़ आप भी अपने एक्सेल शीट खुद ही बना सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा बेसिक समझना है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1 किलोवाट का सेक्शन ब्लैंक छोड़ा है। क्या है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस सेगमेंट में, यानी कि 1 किलोवाट के ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में काम करते हैं, और साथ ही में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जो 1 किलोवाट के ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स बना रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई इस सेगमेंट में ज़्यादा आपको स्कोप नहीं है। आप किसी से भी बात करेंगे कि भाई 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो शायद ही वो आपको अच्छा रिस्पांस दे पाए या पूरा हैंडल कर पाए। हाँ, 2, 3, 4, 5 की अगर बात करेंगे तो वो आपको अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा, प्रोडक्ट रेंज भी अवेलेबल है और वो ईजिली इंस्टॉल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्वर्टर 1 किलोवाट लिखा नहीं है, 2 किलोवाट 17,800, 3 किलोवाट 18,500, 4 इतने रुपये में, 5 ये 3,200 है। ये सिंगल फेज़ का रेट है अप्रॉक्सीमेट है। और यहीं अगर ये 3 फेज़ का इन्वर्टर होता तो इसकी कॉस्टिंग कुछ और होती, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, ये सिंगल फेज़ का रेट लिखा हुआ है। अब इसी पे अगर हम टैक्सेस जोड़ लेंगे तो 12% टैक्सेस, ये इतना फिगर आ जाता है। इन्वर्टर की कॉस्ट अमूमन इतनी आ जाती है, राउंड ऑफ फिगर कर लेंगे तो 2 किलोवाट का सिस्टम आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 में, 21,000, 27,000 और 36,000 रुपये में आपको ये इन्वर्टर मिल जाएंगे। अब आइए, दिमाग की तो बात होगी, अब जो उसमें सेकंड में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और हमने पहले भी एज्यूम किया है दैट हम 445 वॉट पिक के मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनोपर्क हाफ कट DCR वाले। और वहीं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसके ऊपर ओवरलोडिंग हो सकती है, 15, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर हम 20% ओवरलोडिंग ले रहे हैं, तो यानी कि 2000 पे 20% ओवरलोडिंग के साथ कितना हो जाएगा, 2400। उसी तरह 3 किलोवाट यानी कि 3000 पे ओवरलोडिंग 20%, 3600।
सेम 4800 5 किलोवाट के ऊपर 20% ओवरलोडिंग मतलब कि 6000, ठीक है, ये ओवरलोडिंग के साथ हो रहा है। तो हम इतने वॉट पिक के मॉड्यूल कम से कम इस पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने मॉड्यूल कौन सा एज्यूम किया था, मोनोपर्क DCR हाफ कट स्टैंडर्ड साइज 445 वॉट पिक का। तो 445 के अगर हम 5 लगा देंगे तो 2225 वॉट पिक ये हो जाता है। तो 2400 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। सेम 3 किलोवाट 3560 आपका कैलकुलेशन देख लीजिए, A12 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो A12 इज़ 445 मल्टीप्लाइड बाई 8 3560। उसी तरह 4 किलोवाट, उसी तरह 5 किलोवाट के ऊपर हम 5340 के मॉड्यूल्स लगा रहे हैं, जो कि आपका 6 किलोवाट तक का ओवरलोडिंग की कैपेसिटी थी। और वहीं अगर हम रेट की बात कर लें तो रेट में आपको बता दूं कि भाई आज की रेट में अप्रॉक्सीमेटली 29-30 रुपीज़ या इससे भी कम में आपको 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने में आपको कंफर्टेबली मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर सीधा 12% टैक्सेस लगेगा, GST। रेट कितना होके आ जाएगा 12% टैक्सेस के साथ, आपका 34 रुपीज़ या 33 रुपीज़, जो भी आपका मॉड्यूल आप ले रहे हैं उसका आप कॉस्टिंग लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जितने वॉट पिक का आप मॉड्यूल ख़रीद रहे हैं, एक और बार बता देता हूँ, जितने वॉट पिक का आप मॉड्यूल खरीदने हैं मल्टीप्लाइड बाई रेट इक्वल्स टू मॉड्यूल कॉस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई 5 किलोवाट का इतना होता है ना, जितने वॉट पिक का मॉड्यूल लगेगा उसका रेट से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो टोटल मॉड्यूल का रेट आता है। तो यहाँ पे कितना आया, वापस हम एक पे ही अटके हुए हैं, हम 2 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 किलोवाट के लिए 2225 वॉट पिक के मॉड्यूल इस्तेमाल किए, मल्टीप्लाइड बाई 34, दैट कम्स टू 75,650। ये हो जाता है आपका मॉड्यूल का कॉस्ट। आप तब देख लीजिए कि भाई आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी वो है या नहीं। क्या है कि भाई उसमें VOC रेंज चेक करना होता है कि भाई क्या उसके साथ वो कंपैटिबल होगा या नहीं। लेकिन हाँ, 300 से लेकर 400 तक तो बहुत ही कंफर्टेबली आपको मिल जाएगा। और वही रही बात कि भाई मोनो वाले इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉली वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, कट सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से प्राइस भी वैरी होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप कि भाई हमारा इन्वर्टर और मॉड्यूल हमने जोड़ लिया, तो पर किलोवाट रेट कितना मेरे को बैठा है, यानी कि 2 किलोवाट मेरे को 47,000, 3 किलोवाट 47,344, ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए इतने रुपये में बैठ रहा है। अब ये सिस्टम को लगाने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई स्ट्रक्चर तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपकी छत जैसी हो, मतलब कि अगर वो RCC की रूफ़ है या टिन रूफ़ है या एस्बेस्टस की रूफ़ है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये जो रेट बता रहा हूँ, सपोज़ ये आपका RCC का रूफ़ है, तो जो स्टैंडर्ड जो आता है वो 3 फीट हाइट के साथ आता है, ठीक है। तो आपका जो मॉड्यूल है वो कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 फीट हाइट के साथ है, ठीक है। अब वहीं अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को ये 3 फीट नहीं चाहिए, मेरे को वो उठा के दे डालो, हाँ, कुछ 6 फीट या 7 फीट का उठा के दे डालो, तो ये जो भी है, हाँ, हाइट, यहाँ पे सिर्फ हाइट ही बढ़ रही है, तो आपका क्या बढ़ रहा है, सिर्फ लोहे का कारोबार बढ़ रहा है। तो लोहे का हिसाब किताब क्या रहता है, किलो के हिसाब किताब से रहता है। तो आप किलो के हिसाब से पकड़ लीजिए कि भाई उसका क्या होगा, या फिर किलो के हिसाब से आप नहीं कर पाते तो आप वॉटेज के हिसाब से पकड़ लीजिए कि भाई कितने वॉट का आपका है। तो यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेशन किया है, आप देख लीजिए 1125, दैट इज़ E12 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो E12 क्या है, आपको E12 कितने मॉड्यूल लगाए थे, 2225 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, रेट। तो ये आपका आ गया 1125। इतने के अंदर तो आ ही जाना है। इसमें आपका लाना ले आना, कटिंग करना, ड्रिल करना, ये है वो है, सब कुछ आता है। हाँ, द ओनली थिंग इज़ वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। ये जितने भी हैं ये स्ट्रक्चर आपका प्री गैल्वनाइज्ड GI होना चाहिए या फिर हॉट डिप गैल्वनाइज्ड, यही 2 रिकमेंड है। और हाँ, हो सके तो स्क्वायर पाइप और राउंड पाइप को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में अगर कल को रस्ट होता है तो राउंड पाइप और स्क्वायर पाइप में आप उसको आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स आप इस्तेमाल करें, या मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर का आप जो लगा रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि भाई ये जो मैंने बताया ये 3 फीट के लिए है। अगर आप 6 फीट या 7 फीट जा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे फिगर चेंज कर दीजिएगा।
इसको चेंज करके 8 रुपये 9 रुपये उतने में आपको कंफर्टेबली मिल जाएगा। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमने बताया था दैट इज़ आपका ACDB DCDB। तो ACDB आपका स्टैंडर्ड इस रेंज के लिए 1500 2,500 में मिल जाएगा। DCDB भी सेम 1500 में मिल जाएगा। LA और अर्थिंग आप पकड़ लीजिए, 2 अर्थिंग लगने वाली हैं, एक AC साइड की एक DC साइड की, और ले तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के अंदर ये हो ही जाएगा। भले ही 1 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो या 2 किलोवाट का हो, LA तो एक ही लगेगा, अर्थिंग भी 2 ही लगेंगी। तो ये सब के लिए इतना ही एज्यूम करके रखा हुआ है। AC साइड की वायरिंग चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा लगती है तो हम वहाँ पे 20 मीटर एज्यूम कर रहे हैं। DC साइड की वायरिंग एज्यूम कर रहे हैं हम 10 मीटर लगेगी। तो आप इसमें यहाँ देख लीजिएगा, ये सब दोनों हमने 4 स्क्वायर mm की वायर यूज़ की है। तो यहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड पकड़ लीजिए कि भाई 20 मीटर आपका 60 रुपये के हिसाब से, आपका 60 रुपये में लाना ले जाना, केसिंग कैपिंग सब के साथ 60 रुपये में हो जाता है। यहाँ पे भी देख लीजिए 100 रुपये के हिसाब से है, तो 100 रुपये में तो बहुत ही हो जाता है, तो इतने में तो आ जाएगा। अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन आप पकड़ के चलिए कि भाई या तो आप अटैक्चर्स में पे करेंगे या जो वेंडर है वो अरेंज करके देगा, तो इतना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको पे करना ही करना है। या फिर आप देख लीजिए कि भाई कितना दूर से आपका वो सिस्टम आ रहा है। सिविल वर्क मतलब कि ये जो जितने भी सिस्टम होते हैं उसके नीचे बेस बनाया जाता है कंक्रीट का, तो वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो एक अंदाजन 1000 से लेकर 1500 2000 3000 मैक्सिमम इतने रुपए में तो सिविल वर्क, कंक्रीट हो गया, रेती हो गई, गिट्टी हो गई, सीमेंट हो गया, उसको लगाना, ये सब काम इतने में तो हो ही जाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर हो गया, ACDB DCDB LA अर्थिंग सिविल हो गया, टोटल यहाँ तक पकड़ लेते हैं 24,000 रुपये इसमें खर्च आएगा। आपको इंस्टॉलेशन कमीशनिंग भी देना है, तो जितने किलोवाट का आपका सिस्टम लगता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। यहाँ मैंने एज्यूम किया है कि वो 5 रुपये इतने में तो हो ही जाता है। 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये इतने में तो डोमेस्टिक के सिस्टम लगते ही हैं। आप जैसे ही बड़े साइज़ में जाते हैं तो 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये में सिस्टम लगता है। तो पर वॉटेज के हिसाब से यहाँ पे भी काम होता है। तो एज्यूम किया है 2 किलोवाट का इतने रुपये में मिल जाएगा, दैट इज़ E12 वही है, सेम चीज़ मैंने हमेशा दिया है, बता रहा हूँ। E12 आपका मॉड्यूल कितने लगे, 2225 वॉट पिक के मॉड्यूल हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5। ये आपका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आ जाएगा, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का। अब ये हो गया टोटल कॉस्ट आपका। अभी तक हमने मॉड्यूल भी देख लिया, इन्वर्टर भी देख लिया, उसको लगाने ले जाने सब कुछ देख लिया। तो टोटल कॉस्ट कितना बैठा, अप्रॉक्सीमेटली 1,31,100 ये अपना कॉस्ट आ गया। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि चूँकि ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ कर रहा है तो आपको अप्रूवल्स लेने होंगे, एप्लीकेशन करना होगा, एप्लीकेशन की कॉस्ट होती है, आपको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। साथ ही में नेट मीटर, जनरेशन मीटर, कैलिब्रेशन, इस सब का भी कॉस्ट होता है। तो आप वो भी पकड़ लीजिए कि भाई इतने रुपए में आपका नेट मीटर और जनरेशन मीटर, साथ ही में उसका अप्रूवल्स यानी कि कैलिब्रेशन का जो कॉस्ट होता है वो भी इतने में हो जाता है। अब मोटी बात आती है कि भाई आखिर ये सिस्टम कितने में बैठा। 1,37,100 2 किलोवाट, 1,99,340 3 किलोवाट, 2,47,000 4 किलोवाट, 3,11,160 रुपीज़ 5 किलोवाट। अब 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर सब्सिडी कितनी मिल रही है, 29,176। सब्सिडी कट करने के बाद आपको कितने में बैठेगा सिस्टम, 1,07,924 रुपये में। सेम उसी तरह 5 किलोवाट का सिस्टम सब्सिडी काट के कितने में बैठेगी, 2,42,855 रुपीज़ में आपको ये सिस्टम घर में बैठेगा। अब ये सिस्टम सालाना जनरेट कितना करेंगे और आपकी सेविंग कितनी होगी वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये 2 किलोवाट का सिस्टम सालाना 2,800 यूनिट्स आपके लिए जनरेट करके देगा। अब वो कैलकुलेशन कैसे आया वो भी आपको बता देता हूँ। 2 किलोवाट का सिस्टम है, दिन के 1 किलोवाट दिन के 4 यूनिट्स जनरेट करता है। तो 2 गुनीला 4 हो गया 8, एक दिन में जनरेट हुआ, गुनीला 350, ठीक है। तो 350 गुनीला 8 करिए कितना होता है, 2,800। तो ये सालाना 2,800 यूनिट्स जनरेट करके दे रहा है 2 किलोवाट का सिस्टम। अब वहीं अगर हम देखें भाई उधर का रेट क्या चल रहा है, आपके उधर जो भी चल रहा है 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये
या इससे भी अगर काम कम चल रहा है 6 रुपये 5 रुपये, तो वो रेट आपने यहाँ पे डालना है, आपका कैलकुलेशन यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि टोटल सालाना आपका सेविंग अभी चूँकि हमने एज्यूम किया है 2800 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट कम्स टू 22,400, ये सालाना उसकी सेविंग्स होगी अगर आप 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम बिठाते हैं तो। अब वहीं अगर हम बात करें कि भाई रिटर्न्स कितने दिन में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 साल के अंदर आपका पैसा वसूल हो जा रहा है, और अगर आप सब्सिडी के साथ ये सिस्टम लगा रहे हैं तो 4.8 यानी कि इतने, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल के अंदर आपका पैसा वसूल हो जा रहा है। तो वहीं अगर हम IRR की बात करें तो 18 से लेकर 20% तक होता है। एक अच्छी और बात बताता हूँ दोस्तों, क्या है कि भाई सेविंग्स के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगता। आप अर्निंग करिए, आप SIP में पैसा डालिए, आप शेयर्स में पैसा डालिए, आप बैंक में डालिए, FD कराइए, सेविंग्स में डालिए, जहाँ पे भी डालेंगे अगर वहाँ पे कहीं पे भी किसी भी तरीके की अर्निंग होती है तो उसमें टैक्स लगता है, ये आपको ही मालूम है। फ़िलहाल यहाँ पे जो भी हो रहा है कारोबार वो सेविंग्स हो रहा है, तो सेविंग्स के ऊपर तो कोई टैक्सेस हो ही नहीं सकता और आपका पैसा इतने साल के अंदर वसूल हो ही जाएगा, इतनी गारंटी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई अगर आप 2 से लेकर 5 किलोवाट तक के ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक अप्रॉक्सीमेट फिगर भी आ गई होगी। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या रोल है और उनका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग क्या है, ये आप सबको पता चल गया होगा। अब मुझे यकीन है कि अब आपके सामने जब फैक्ट्स एंड फिगर्स सब कुछ क्लियर हो गया है तो आपको एक डिसीजन लेने में आसानी होगी। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं, मतलब कि सही वेंडर का सिलेक्शन करने में, सही सिस्टम का सिलेक्शन करने में या सही कॉन्फ़िगरेशन का समझने में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दे रखा है उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दिए। मतलब कि आप अपना नाम, अता, पता, बिजली का बिल अगर आप हमारे साथ शेयर कर देंगे तो हम आपको अपनी तरफ से जितनी मुमकिन मदद हो सकती है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई सोलर इज़ माय पैशन किसी भी तरीके के सेल्स, सर्विस या इंस्टॉलेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको हमारे नाम पे कोई सिस्टम बेच रहा है तो आप प्लीज़ उसे थैंक यू बोल दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। हमारा तो यही उद्देश्य है कि भाई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपके हाथों कोई गलती नहीं हो सकती है, या फिर कह दें कि भाई आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। और हाँ, जितने भी लोग हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको तो मालूम ही है कि भाई आप इन वीडियोज़ का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका कीमती समय बचेगा। मैं अजित बहादुर आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।